हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री होलिक। इस वीडियो में हम मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे। मौर्य पीरियड में उस समय की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, प्रशासनिक ढांचा था, वो किस तरीके से अरेंज था। यानी कि एक होता था हमारा जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होता था, फिर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता था। तो जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें इंपॉर्टेंट यूनिट्स क्या होती थी, उसकी इंपॉर्टेंट इकाई क्या होती थी, वो क्या किस स्ट्रक्चर पे बेस्ड था, और जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसकी इंपॉर्टेंट यूनिट्स क्या होती थी। इन सारी चीजों को हम इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे। इसके पहले मौर्य के बारे में, जितना भी मौर्य एम्पायर था, वो चाहे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में रहा हो, बिंदुसार हो, अशोक हो, इन सब के बारे में डिटेल से वीडियो मैं इन सब वीडियो पे बना चुकी हूँ, जिसको कि आप प्लेलिस्ट में जाके ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। पूरा का पूरा मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा का पूरा मौर्य एम्पायर जो था, मौर्य साम्राज्य, उसके बारे में, उसका क्या इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज रहे हैं, कौन कौन से लिटरेरी रिसोर्सेज, और जो अशोक के पिलर इंस्क्रिप्शन थे, रॉक एडिक्ट इंस्क्रिप्शन थे, ये सारी जो इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन हो गए, जो जितना भी अर्थशास्त्र हो गया, उसके बाद फिर ये इंडिका हो गई मेगास्थनीज की, इन सारे सोर्स के ऊपर लिटरेरी सोर्सेज जो भी थे, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज जो भी थे, इन सब पे डिटेल्ड वीडियो मैं बना चुकी हूँ, और जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आप वहां से जा करके पूरा का पूरा मौर्य एम्पायर कवर कर सकते हैं, ताकि आपको ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जो इकाइयां हैं प्रशासनिक, वो अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। और अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में सेंट्रल जो एडमिनिस्ट्रेशन था। ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की इंपॉर्टेंट इकाई क्या थी, इंपॉर्टेंट यूनिट क्या थी। ठीक है, तो जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था वो सप्तांग थियरी पे बेस्ड था। ठीक है, सप्तांग थियरी क्या थी, ये कौटिल्य के द्वारा दी गई थी। ठीक है, कौटिल्य के द्वारा दी गई थी, और इसमें सप्तांग थियरी में 7 इंपॉर्टेंट अंग होते थे, यानी कि 7 इंपॉर्टेंट पार्ट होते थे किसके, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के, केंद्रीय प्रशासन के। ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट और पहला होता था राजा, यानी कि द किंग, जो किंग होता था वो। दूसरा इंपॉर्टेंट होता था अमात्य, जो कि सेक्रेटरीज होते थे। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट होता था जनपद, यानी कि टेरिटरी। एंड नेक्स्ट दुर्ग, यानी कि फोर्ट, किला जो होता था। कोष यानी कि ट्रेजरी, यानी कि जो भी खजाना होता था, सेंट्रल का जो भी खजाना होता था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट अंग, यानी कि एक तरीके से आप इसको लें एडमिनिस्ट्रेशन में तो रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था। सेना यानी कि आर्मी, मिलिट्री। ठीक है, तो मिलिट्री भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना सेना के तो आप कोई भी अपना प्रसार, अपना जो है सीमा विस्तार तो बिल्कुल नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। ऊपर से अगर आपके ऊपर कोई हमला कर देता है तो उनसे लड़ने के लिए भी आपके पास मिलिट्री होनी बहुत जरूरी है। तो सेना भी क्या था, मिलिट्री भी, आर्मी भी इसका क्या था, एक इम्पॉर्टेंट अंग था। इसके अलावा मित्र यानी कि फ्रेंड, कौन कौन से स्टेट हैं जो आपके मित्र हैं, एलाई हैं। ठीक है, कौन कौन से आपके फ्रेंड हैं। तो ये 7 इंपॉर्टेंट अंग होते थे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे, मौर्य एम्पायर के टाइम पे। ठीक है, ये है एक सप्तांग थ्योरी जो कि कौटिल्य के द्वारा दी गई है, और कौटिल्य के अनुसार ये जो सप्तांग थ्योरी है, ये किसी भी राज्य को सुदृढ़ तरीके से चलाने के लिए, सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए, एक मैनेज अच्छे से स्ट्रक्चर्ड मैनर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सातों अंग। क्योंकि अगर कौटिल्य का मानना है, कौटिल्य के अनुसार, अर्थशास्त्र के अनुसार, कि अगर इनमें से कोई भी एक पार्ट आपका जो है ठीक नहीं चल रहा है, तो आपको अपने राज्य में बहुत तरीके के डिसबैलेंसेस देखने को मिल सकते हैं। अगर आपका राजा ठीक नहीं है तो भी आपके स्टेट में, आपके राज्य में डिसबैलेंस हो सकता है, चीजें अनकंट्रोल हो सकती हैं। अमात्य सही नहीं है, जो भी सेक्रेटरी हैं, मंत्री हैं, अगर वो सही नहीं है तो भी आपको जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके जनपद, आपकी टेरिटरी सही नहीं है, ठीक है, बहुत सारी आपकी ज्यादातर टेरिटरी क्या है, वो डिस्प्यूटेड है, ठीक है, तो भी आपका जो राज्य है वो सुदृढ़ तरीके से नहीं चलेगा, उसमें अशांति होगी। ठीक है, आपका दुर्ग, आपका जो फोर्ट है, किला है, वो अगर अच्छे तरीके से फोर्टिफाइड नहीं है चारों तरफ से, ठीक है, अच्छे तरीके से घिरा हुआ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो भी आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी, जाहिर सी बात है। कोष, अगर आपका कोष, आपकी ट्रेजरी, सेंट्रल का जो खजाना है, अगर वही खाली है, तो जाहिर सी बात है आप कोई भी वेलफेयर, कोई भी अच्छी स्कीम, कोई भी आपका मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं भी आपको
कोई भी आपको अलग स्टेट जीतना है या किसी स्टेट से लड़ाई करनी है, तो ये सब काम आप बिना कोष, बिना ट्रेजरी, बिना खजाने के नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, सेना। आपको आपका राज्य विस्तार करना है या अपने राज्य को किसी भी दूसरे राज्य के हड़प होने से बचाना है, तो भी उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? सेना की जरूरत पड़ेगी। विदाउट आर्मी आप ना ही अपने दूसरे राज्य को जीत सकते हैं और ना ही अपने राज्य की सुरक्षा कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, मित्र। क्योंकि मुश्किल के समय पे हमेशा मित्र ही काम आता है, जो आपका सच्चा मित्र हो। तो कौटिल्य के अनुसार या अर्थशास्त्र के अनुसार मित्र भी, जो फ्रेंड आपके स्टेट है, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इंडिया के लिए रशिया हो गया, ठीक है। तो ऐसे फ्रेंड स्टेट क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मुश्किल में जब आपको लगता है कि अच्छा अब आप मुश्किल में हैं, अब आपका मतलब अकेले आप नहीं जीत सकते, ऐसे में आपको क्या होते हैं, यही जो फ्रेंड स्टेट होते हैं, यही आपके काम आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, जो किंग होता है वो इन सब का, ये 7 एलिमेंट तो होते हैं, उसी 7 एलिमेंट में एक किंग होता है, लेकिन इन सब में भी जो ऊपर होता है सबसे, इन सातों में भी जो सबका सोल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, वो होता है किंग। क्यों? क्योंकि किंग को ही, जो किंग होता है, एम्परर होता है, राजा होता है, उसे ही इन सारी चीजों को अच्छे से मेंटेन करके चलना होता है, ठीक है। उसी मतलब अगर वो अच्छा है तो वो बाकी सारी चीजों को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है। लेकिन बाकी सारी चीजें कितनी भी अच्छी हो, अगर किंग अच्छा नहीं है, जो भी क्राउन पे बैठा है, जो भी गद्दी पे बैठा है, अगर वो डिसेबल है, वो योग्य नहीं है उस गद्दी के, उस क्राउन पे, उस जगह बैठने के, तो वो इन सारी चीजों का यूज नहीं कर पाएगा और फाइनली आपका क्या होगा, स्टेट खत्म हो जाएगा, किसी न किसी दूसरे स्टेट के द्वारा उस पर कब्जा कर लिया जाएगा, उसको जीत लिया जाएगा, ठीक है। तो राजा का अच्छा होना, राजा का एक मतलब कि इंटेलिजेंट और आप बोल सकते हैं एबिलिटी वाला, योग्यता वाला एक योग्य राजा का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो इन सब का सोल क्या होता है, एक योग्य राजा, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी मंत्री परिषद। मंत्री परिषद कंसिस्ट करती है 4 इंपॉर्टेंट चीजों को, ठीक है, जिसमें सबसे पहला होता था युवराज। युवराज जो कि क्राउन प्रिंस होता था। तो राजा के बाद जो मंत्री परिषद होती थी, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट दी जाती थी वो युवराज की होती थी, जो कि क्राउन प्रिंस की होती थी। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आते थे वो होते थे पुरोहित। पुरोहित यानी कि चीफ प्रीस्ट, जो भी मुख्य वहां पे प्रीस्ट होते थे, पुजारी, यानी कि उनके हिसाब से, उनके मन से जो भी ये धर्म कर्म के काम होते थे वो किए जाते थे। तो पुरोहित का क्या था, सेकंड जो है आप सेकंड पोजीशन मान सकते हैं कि ये सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन होते थे स्टेट में। कौन? पुरोहित। उसके बाद आते थे सेनापति। सेनापति यानी कि कमांडर इन चीफ, ठीक है। तो आर्मी भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी, तो सेनापति जो होते थे, कमांडर इन चीफ, ये क्या होते थे, थर्ड इंपॉर्टेंट होते थे। उसके बाद जो अदर मिनिस्टर्स होते थे वो इंपॉर्टेंट होते थे, जो मिनिस्टर हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर या इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स होते थे मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में, वो कुछ इस प्रकार, जैसे कि सन्निदाता, ठीक है। सन्निधाता क्या होते हैं, ये एक ट्रेजरी ऑफिसर होता था, यानी कि जो भी खजाना होता था उसका जो हेड होता था, जो सेंट्रल खजाना होता था केंद्र का, उसका जो हेड होता था उसको क्या बोलते हैं, सन्निधाता बोलते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे आज फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से ये क्या थे, एक तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर थे, चीफ ट्रेजरी ऑफिसर, जिसको क्या बोला जाता था, सन्निधाता, ठीक है। उसके बाद क्या आते हैं, समहर्ता। समहर्ता यानी कि कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू, यानी जो टैक्सेस कलेक्ट होते थे, आज के टाइम पे है इतना सर्विस गुड्स टैक्स है हमारा, ये जीएसटी, ठीक है। तो ये सब कलेक्ट होता है, कलेक्ट होके जाता है। तो इसी तरीके से उस टाइम पे क्या होते थे, समहर्ता, जो कि क्या करते थे, इन सारे रेवेन्यूज को क्या करता था, कलेक्ट करता था। यानी कि कलेक्ट करके सारा फाइनली कलेक्ट तो और भी छोटे छोटे जो ऑफिसर्स थे उनके द्वारा किया जाता था, लेकिन फाइनल रिपोर्टिंग किसके पास होती थी, समहर्ता के पास होती थी। सारा का सारा कलेक्टर, सॉरी, सारा का सारा रेवेन्यू कलेक्ट होकर किसके पास आता था, समहर्ता के पास आता था, और वो फिर उसका सारा कुछ डेटा जो है मेंटेन करता था। उसके बाद नेक्स्ट आता है अकाराध्यक्षा। अकाराध्यक्षा जो माइनिंग एंड मेटलर्जी होती है उसको कंट्रोल करता है, यानी कि माइनिंग और मेटलर्जी का जो हेड होता था वो होता था अकाराध्यक्षा। नेक्स्ट है व्यवहारिका, ठीक है। व्यवहारिका यानी कि एक तरीके से चीफ जस्टिस होता था, ठीक है। इसको धर्मस्थ भी बोलते हैं। धर्मस्थ व्यवहारिका मतलब कि एक सिविल कोर्ट का जो
चीफ जस्टिस होता था, ठीक है। यानी कि सिविल कोर्ट को उस टाइम पे क्या बोलते थे, धर्मस्थीय न्यायालय बोलते थे, ठीक है। तो धर्मस्थीय न्यायालय यानी सिविल कोर्ट का, जहाँ पे आपको नॉर्मल लड़ाई झगड़े वाले मुद्दे देखे जाते थे, उसके जो चीफ जस्टिस होते थे, हेड होते थे, उसको क्या बोलते थे, धर्मस्थ बोलते थे या व्यवहारिका बोलते थे। नेक्स्ट है प्रदेष्टा। प्रदेष्टा होते थे जो क्रिमिनल कोर्ट के जज होते थे, ठीक है। क्रिमिनल कोर्ट को उस टाइम पे क्या बोलते थे, कंटक शोधन न्यायालय, ठीक है। व्यवहारिका को क्या बोलते थे, धर्मस्थ न्यायालय, धर्मस्थीय न्यायालय। और प्रदेष्टा होता था जो कि क्रिमिनल कोर्ट, उसको क्या बोलते थे, कंटक शोधन न्यायालय, ठीक है। तो कंटक शोधन न्यायालय या जो क्रिमिनल कोर्ट होता था, उसके चीफ जस्टिस को क्या बोला जाता था, प्रदेष्टा बोला जाता था, ठीक है। क्रिमिनल कोर्ट यानी कि अगर आपका कोई क्राइम आपने किया है तो उन सब चीजों की सुनवाई कहाँ होती थी, क्रिमिनल कोर्ट में होती थी। नेक्स्ट होता था धम्म महामत्रास, ठीक है। तो जो धम्म महामत्रा होता था, ये पोस्ट बिंदुसार तक नहीं थी, ये पोस्ट किसके द्वारा क्रिएट की गई थी, अशोक के द्वारा क्रिएट की गई थी, ठीक है। अ न्यू पोस्ट क्रिएटेड बाय अशोका, ठीक है। और ये क्या करता था, दो फंक्शंस एक साथ एम्पावर्ड करता था, एक साथ जो है वो रन करता था। क्या क्या, एक तो एम्परर को क्या करता था, प्रोपिगेट करता था, और उसको क्या होता था, पब्लिक ओपिनियन के टच में रखता था। यानी कि लोग आपके बारे में कैसी राय रख रहे हैं या लोग कैसा आपसे उम्मीद कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, ये सारी चीजों के बारे में वो किंग को, एम्परर को क्या करते थे, इन्फॉर्म करते थे। और साथ ही साथ में जो वेलफेयर फंक्शंस होते थे, ठीक है, कहाँ पे क्या चलाना चाहिए, इन सब सारी चीजों को क्या बोलते थे, मतलब कि जो भी एम्परर का वेलफेयर फंक्शन होता था कि अच्छा जैसे लोगों के लिए ये काम शुरू किया गया है, ये अच्छा काम है, ठीक है। जो भी वेलफेयर स्कीम थी उसको क्या करते थे, प्रोपेगेट करते थे, उसको उसका प्रचार प्रसार करते थे, उसको फैलाते थे, उसको लोगों तक क्या करते थे, पहुंचाते थे, उसको बताते थे, उनको बताते थे कि एम्परर के द्वारा, किंग के द्वारा आपके लिए ये वेलफेयर स्कीम ले आई गई है, आपके लिए ये अच्छा काम किया जा रहा है, तो आप उसका लाभ उठाएं, ठीक है। ताकि हर किसी को किंग के द्वारा, एम्परर के द्वारा जो भी स्कीमें चलाई जा रही हैं उसका लाभ मिल सके, इसलिए किसको रखा गया था, धम्म महामद्रास को रखा गया था, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रपाला या कुमार, ठीक है, जो कि क्या होते थे, वायसराय इन चार्ज ऑफ प्रोविंस। जो भी प्रोविंस होता था, राज्य होता था, स्टेट होता था, उसका जो इंचार्ज होता था उसको राष्ट्रपाला या कुमार बोलते थे। यानी कि जो स्टेट होता था, प्रोविंस होता था, उसके हेड अगर कुमार हैं, यानी कि जो क्राउन प्रिंस हैं, वो भी जनरली होते थे, जनरली वही होते थे। अगर वो नहीं है तो कोई और मतलब कि रखे जाते थे, जिनको कि राष्ट्रपाला भी बोला जाता है, ठीक है। और कुमार वही जो क्राउन प्रिंस होते थे उनके लिए मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सीताध्यक्षा। सीताध्यक्षा क्या होता है, जो क्राउन लैंड होती थी, जिसको मेडिवल टाइम पे, क्या मुगल टाइम पे बोला जाता था खालसा लैंड, ठीक है। तो जो क्राउन लैंड होती थी, जो स्टेट की लैंड होती थी, उसका जो हेड होता था उसको बोलते हैं सीताध्यक्षा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, पन्याध्यक्षा। पन्याध्यक्ष क्या होता है, जो कॉमर्स का हेड होता है, ठीक है। कॉमर्स यानी कि जो भी पैसे आते थे, जो भी रेवेन्यू जनरेट होता था, आता था, उन सब चीजों का उसको कहाँ कैसे खर्च करना है, ये सारी चीजें। तो जो कॉमर्स का हेड होता था वो क्या होता था, पन्याध्यक्ष। पौतवाध्यक्षा। पौतवाध्यक्ष क्या होता था, जो वेट्स एंड मेजर्स होते थे मार्केट में, उनका जो हेड होता था, जो डिसाइड करता था कि कौन सा वेट या कौन सा मेजर कितना होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये कौन होता था, इसका हेड पौतवाध्यक्षा होता था। नेक्स्ट है कोषाध्यक्षा। कोष मतलब खजाना, यानी कि सीधा सीधा इसका अध्यक्ष कौन हुआ, ट्रेजरी, ठीक है। ट्रेजरी का जो हेड होता था उसको क्या बोलते थे, कोषाध्यक्षा। एंड नेक्स्ट है गणिकाध्यक्षा। गणिका यानी कि बहुत सारी डांसर भी होती थी, ठीक है, नर्तकी जिनको बोला जाता था, वो सब क्या करती थी, कोर्ट में एंटरटेन करने का काम करती थी, जो मंत्री परिषद होती थी या जो राजा होती थी उन सबको। तो इनके हेड को, जो इन सबको मैनेज करते थे, इनके हेड को क्या बोला जाता था, गणिकाध्यक्षा। यानी गणिक जो डांसर्स होती थी उनको बोला जाता था, और इनके अध्यक्ष को, ठीक है, गणिकाध्यक्षा बोला जाता था। नेक्स्ट है भंडागार, भंडागाराध्यक्षा, ठीक है। यानी कि भंडागाराध्यक्षा मतलब क्या हो गया, जो जेल्स होते थे उसके जो सुपरिटेंडेंट होते थे, उसके जो हेड होते थे, उसको बोला जाता था। नेक्स्ट है शुल्काध्यक्षा। शुल्काध्यक्षा यानी कि कलेक्टर ऑफ टोल्स। जो भी टोल्स लिए जाते थे उसको जो कलेक्ट करता था, उसका जो कलेक्टर होता था, उसको क्या बोलते थे, शुल्काध्यक्षा। जो भी टैक्स इकट्ठा करता था उसको, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, ठीक है। तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में एक तरफ हो गया हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, दूसरी तरफ हो गया उसके हेड। तो जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी वो 4 पार्ट में डिवाइड थी। एक तो चक्र हो गया जिसको कि हम प्रोविंस कहते हैं, यानी कि प्रोविंस को हम क्या बोलते थे उस टाइम पे, चक्र बोला जाता था, ठीक है। तो चक्र का जो हेड होता था, प्रोविंस का जो हेड होता था, उसको राष्ट्रपाल या कुमार बोला जाता है, ठीक है, यह कुमार होता था। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोविंस के बाद डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट को उस समय क्या बोला जाता था, आहार या विषय, ठीक है। आहार या विषय किसको बोला जाता था, डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता था। और जो डिस्ट्रिक्ट का हेड होता था उसको क्या बोला जाता था, आज होता है डीएम, एक डिस्ट्रिक्ट का हेड, ठीक है। उस समय पे क्या होता था, प्रादेशिका होता था। प्रादेशिका क्या होता था, एक डिस्ट्रिक्ट का एक विषय का हेड होता था, ठीक है। और प्रादेशिका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता था। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट मतलब इधर हो गया पीपीटी में, इसको आप ध्यान दीजिएगा। प्रादेशिका में क्या होता है, प्रादेशिका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। और जो राजुका होता है वो जो रूरल जस्टिस होता है और जो लैंड रेवेन्यू होता है वो उसको मैनेज करता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा संग्रहणा। संग्रहणा क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ 10 विलेज, 10 गांव को मिला के एक, जैसे कि अभी क्या बनता है, एक तहसील बनती है ना, उस तहसील में कई सारे गांव होते हैं, तो उसी तरह उस टाइम पे क्या होता था, संग्रहणा होता था। एक ग्रुप ऑफ 10 विलेज, 10 गांव को मिला के एक संग्रहणा होता था। उसके हेड को क्या बोला जाता था, गोपा बोला जाता था, ठीक है। जो संग्रहणा था उसके हेड को क्या बोलते थे, गोपा बोलते थे। उसके बाद सबसे छोटी इकाई, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती थी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की, वो होती थी ग्राम, ठीक है। ग्राम, ग्राम जिसका की हेड होता था कौन, जिसको कि विलेज बोला जाता था, और ग्राम का हेड होता था ग्रामिका, ठीक है। जो ग्रामिका होता था वो ग्राम का हेड होता था। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविंशियल और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में फॉलो किए जाते थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंशियन हिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए, एंशियन हिस्ट्री लवर्स के लिए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।